अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। चैप्टर नंबर 8 का एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये पेपर में रिपीट होता है सवाल, डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर एक इफ़ेक्ट है, वो किस वजह से है? कहते हैं कि द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यहाँ पे आपकी बुक में साउंड वेव लिखा होगा, लेकिन मैंने वेव लिखा। वेव कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी में एक अपेरेंट चेंज होता है। अपेरेंट चेंज का मतलब कि एक्चुअली चेंज होता नहीं है, आपको चेंज फील होता है कि यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी के अंदर तब जो है वो बदलाव आ रहा है, लेकिन इनफेक्ट होता नहीं है। अब वेव लिखा मैंने। वेव का मतलब है कि वो मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती हैं। वो किस वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन है बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब इसका एक फील लें, आप ज़रा सोचें, एक इमेजिन करें कि ये एक आदमी खड़ा हुआ है, ये ज़रा दिखें, और एक एम्बुलेंस हॉर्न बजाती हुई इसकी तरफ आ रही है। और जब एम्बुलेंस हॉर्न बजाती हुई इसकी तरफ आ रही है तो इसे लगेगा कि जो हॉर्न है उसकी आवाज़, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके लिए ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रहा है। इनफैक्ट जो है वो एम्बुलेंस के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, लेकिन जब ये इसकी तरफ आ रही है तो उसे लगेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और जब वो इसे एम्बुलेंस अवे जा रही है तो उसे लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ये इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी तो कम नहीं होती, ना ज़्यादा होती है, लेकिन उसे फील होगा। और ये फील क्यों होगा, ये हमने आज देखना है। इसी फील को, इसी जो चेंज, उसे बदलाव फील होता है, दैट्स कॉल्ड द इफ़ेक्ट। और वो कौन सा इफ़ेक्ट है? डॉपलर इफ़ेक्ट। यानी कि अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो, एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आपको लगेगा कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो आपसे अवे जाएगी तो आपको लगेगा कि उसकी हॉर्न की आवाज़ जो है वो कम होती हुई आ रही है, कम होती हुई मुझ तक पहुंच रही है। तो इनफैक्ट ये जो आपके पास उसकी फिर जो है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज है, दैट्स कॉल्ड द डॉपलर इफ़ेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफ़ेक्ट। तो ये ज़रा नोट कीजिएगा। ये एम्बुलेंस इसकी तरफ आ रही है तो उसे आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, उसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर इसे अवे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो इसी को मैंने फिर से रिपीट किया, अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब वेव बेटा, मैंने आपको बोला कि ये जो डॉपलर इफ़ेक्ट है, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ साउंड वेव के ऊपर ही अप्लाई हो, तो वो तमाम तरह की वेव के ऊपर अप्लाई हो सकता है। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और किस वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये ज़रा देखिएगा कि ये सोर्स है, वो स्पीकर जो कि साउंड वेव क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सोर्स आवाज़ जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, और ये ऑब्ज़र्वर है जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा है, और ये उनके दरमियान डिस्टेंस मान लें 20 सेंटीमीटर है या जितना भी है, तो इसके बीच में 20 सेंटीमीटर हमने कहा डिस्टेंस है। तो फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू v ओवर एफ़, और f की वैल्यू जो है यहाँ से अगर मैं f निकालूँ तो v ओवर लैम्डा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल वेवलेंथ। अब यहाँ पे बचे एक लफ्ज़ आ रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब ज़रा सोचिए कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, यानी कि ये आपके पास सोर्स है, ये ऑब्ज़र्वर है, और दो ऑब्ज़र्वर और सोर्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन कब होती है? कैसे आपको पता चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेटिव मोशन है या नहीं? वो आप बताइए। वो ऐसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिव मोशन में हैं, और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वो रिलेटिव मोशन में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है, और ये मूव करेंगे, अगर डिस्टेंस 20 ही रहते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मोशन में नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दी। ये एक सोर्स है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आदमी है, और ये सर्कल में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो जब तक ये सर्कल में घूमेगा तो बताइए, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपने इसका आंसर करना है। बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन में हैं या नहीं?
तो बताइए, ये बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, और अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिव मोशन में नहीं हो सकते। अब मैंने एक और एग्जांपल दी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए जो अपैरेंट चेंज है फ्रीक्वेंसी का वो चेंज नहीं होगा, और इसके लिए डॉपलर इफेक्ट भी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, या डॉपलर इफेक्ट एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे एक दो एग्जांपल है, ये एक ट्रक है और एक ये ट्रक है। दोनों ट्रक जो हैं वो ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये भी 50 की स्पीड से जा रहा है और ये भी 50 की स्पीड से जा रहा है। तो बोलिए क्या दोनों में कोई डिस्टेंस चेंज होगा? बताएं। दोनों में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और जब दोनों में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी और ये रिलेटिव मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा अगर ये वाला ड्राइवर जो है हॉर्न बजाता है और ये फ्रीक्वेंसी वेव की यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ पे जो ड्राइवर उसको एस्टिमेट करेगा वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो रियल इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो डॉपलर इफ़ेक्ट बेसिकली क्या है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज जो आएगा उसको जो मेजरमेंट है वो किस वजह से, ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से, उसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब ये देखिए ज़रा कि रीज़न क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होती है। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्वर के लिए वो चेंज क्यों होती है। इनफैक्ट रियल फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, यानी कि जो स्पीकर है वो जिस हिसाब से, यानी कि ये देखें जिस हिसाब से ये वेव जनरेट कर रहा है वो तो वही रहेंगी, वो तो कम ज़्यादा नहीं होंगी। सिर्फ ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। अब मैं कोई सादा सी एग्जांपल देता हूँ। गली में ढोल बज रहा है, अगर कोई ढोल बजाने वाला ढोल बजाता हुआ आपके घर की तरफ आ रहा है तो आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, और अगर वो ढोल बजाता हुआ अवे जा रहा है तो आपको आवाज़ क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। तो इसके अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी में, हालांकि ढोल की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो तो वैसी रहनी है, तो उसके अंदर जो आपको उसकी मोशन की वजह से जो आपको फ्रीक्वेंसी में बदलाव नज़र आ रहा है, दैट्स कॉल्ड द डॉपलर इफ़ेक्ट। लो बच्चों ज़रा देखिएगा, अब रीज़न क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज है ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी चेंज है ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होने की 4 पॉसिबल केसेस हैं। कितने भी? 4। कौन कौन से, ज़रा देखिए। नंबर 1 ये है कि अगर सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ और या सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा। नंबर 2, या ऑब्जर्वर मूव करेगा सोर्स की तरफ या ऑब्जर्वर मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स। तो 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है। नंबर 1 क्या है, ज़रा नोट करना। कहते हैं, और ये एक बड़े मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, के ऑब्जर्वर की स्पीड की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब ऑब्जर्वर मूव करता है। तो नंबर 1 बच्चे देखो, आपके पास मैं कहता हूँ कि ये देखें, ये आपके पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। पहले ऑब्जर्वर ज़रा देखिए, पहले ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल के आएगा तो उसे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। अब वो इससे अवे जाएगा तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। फिर अगले 2 केसेस के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, तो ज़रा समझिए कैसे। भाई ये स्पीकर है, ये आपके पास ऑब्जर्वर है। अब देखिए, अब ऑब्जर्वर इसकी तरफ चल के आ रहा है तो बताओ क्या होगा, इसको अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। अब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे जा रहा है, ये रेस्ट पे अभी ये अवे जा रहा है तो इसे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। अब मैं बोलता हूँ इसको मैं रेस्ट पे रखता हूँ, अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो ज़रा देखिएगा। तो 4 पॉसिबल केसेस हैं। कितने भाई? 4। बोलना नहीं, 4 है। कौन कौन से? कहता है कि नंबर 1 हमने बेसिकली क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज निकालना है जो अपेरेंटली होगा। व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स। लो भाई पहले बच्चे हमने जो है वो सोर्स को क्या करना है भाई, रेस्ट पर रखना है और बोलना कि तुमने मूव नहीं करना। अब पहले ऑब्जर्वर मूव करेगा टूवर्ड द सोर्स और फिर करेगा अवे। लो भाई नंबर 1
कहता है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स, यहाँ पे स्टेशनरी सोर्स है, याद रख लेना, यहाँ पे बुक में लिखा होगा स्टेशनरी। अब इसकी डिफाइन क्या है, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स विद अ वेलोसिटी u0, यानी कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, ये देखिए वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड जा रहा है तो ये नोट करना, ये ऑब्जर्वर, तो याद रखना जो वेव है उसकी स्पीड v है और जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड जो है वो u0 है। तो अगर याद रखें कि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम उसे प्लस करेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखना, ये पीछे, ये ज़रा आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट भी 50, ये ऑब्जेक्ट भी 50, तो इसकी स्पीड इसके लिहाज से कितनी होगी, 0, क्योंकि 50 माइनस 50 करेंगे। और अगर एक ऑब्जेक्ट आगे 80 की स्पीड से जा रहा है, पिछला 40 की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी, 80 माइनस 40, तो माइनस करते हैं। तो इसीलिए अब आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये ज़रा देखो, यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, ये समझना। ये ऑब्जर्वर, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कितनी है u0, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब देखो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये इसके नीचे a लिखना है और उसके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v/λ, तो यहाँ पे v रिलेटिव लगा देंगे, और v रिलेटिव का आंसर क्या है, उसकी जगह पे u, v प्लस u, v याद रखें आवाज़ की स्पीड है और u आप याद रखें कि उससे ऑब्जर्वर की स्पीड है, तो ये आपके पास इसकी जगह पे ये लगा देंगे ओवर v, और आपके पास है यहाँ पे ओवर, अब यहाँ पे बेसिकली बच्चे ये एक दफ़ा आपके पास लैम्डा आना था और ये नहीं आना था, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर ये वाला जो है वो आंसर आना था, या बेसिकली इसको आप कर ही दें, ये यहाँ पे ये f लगाई दें, ठीक है, ये v है, तो यहाँ पे अब ये और लैम्डा की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा v प्लस u। और अब देखें यहाँ पे ये f लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ पे ये u ऑब्जर्वर की स्पीड है v/v, अब देखो ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है, तो ये इसलिए इसके बाद आपके पास आप ये रेशो 1 से ग्रेटर है, तो लिहाजा fa का आंसर ज़्यादा आएगा। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन f, और f क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी। ओबियसली बच्चे अगर ऑब्जर्वर स्पीकर की तरफ जाएगा तो उसे नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा सुनाई देंगी, क्यों, नम फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि 1 सेकंड में जितनी वेव इसको सुनाई दे रही हैं, अगर ये यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसको 10 है तो 2 वो एक्स्ट्रा कवर कर लेगा, तो उसको इस पॉइंट पे 12 वेव सुनाई देंगी, जिसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब इसी सेम केस में व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम, जस्ट आपने यहाँ पे साइन चेंज करना है, अवे करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ गई माइनस, तो ये v रिलेटिव और उसकी वैल्यू आप पुट करें, v रिलेटिव की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस था और यहाँ पे क्या हो गया माइनस ओवर v, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलर होगी किसके साथ, रियल फ्रीक्वेंसी के साथ, ये वो आपके पास यूँ समझ लें कि ये छोटी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसलिए अगर ऑब्जर्वर बच्चे अवे जाएगा तो उसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रहा है उससे वो कम आएंगी। तो ये इस दोनों में फ़र्क है। तो ये है अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब अगले दो केस देखिएगा ज़रा। अब कहता है कि द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। अब मोशन ऑफ सोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो क्या है, याद रखिए कि व्हेन सोर्स मूव फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द वेव। और जब आपके पास सोर्स मूव करेगा तो अब वेव की वेवलेंथ चेंज होगी। कैसे, ज़रा देखिए कि ये अब आपके पास यहाँ पे ये ज़रा नोट करना कि ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ये ज़रा देखिए। अब ये एक लाइट स्पेक्ट्रम है।
अब अगर ये अवे मूव कर रहे हैं तो ये देखो वेवलेंथ इसकी बढ़ रही है, दो क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस। अगर वो उसकी तरफ जा रहा है तो ये देखो दो क्रस्ट करीब हो रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम। यानी कि वेवलेंथ एक स्प्रिंग की तरह है। वेव जो है, अब अगर सोर्स इस तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग जैसे कंप्रेस होता है तो वेव कंप्रेस होगी, अगर वो अवे जाएगा तो वेव जो है वो छोटी जो है वो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए ये स्पीकर स्टेशनरी है और ये दोनों तरफ वेव एक जैसी है। अगर ये सोर्स इस तरह मूव कर रहा है तो ये नोट कीजिएगा दो क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ कम होगी, और ये देखें वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। इसी तरह ये जो आपकी बुक के ऊपर कॉपी पेस्ट हुआ है, ये ऑब्जर्वर C है और ये ऑब्जर्वर D है। अब देखो ये सोर्स है जो कि इस तरह मूव कर रहा है, तो इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो ये वेवलेंथ कम हो रही है, और इधर देखो दो क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बढ़ रहा है, तो इस तरफ वेवलेंथ जो है वो आपके पास ज़्यादा है, इस तरफ वेवलेंथ जो है वो कम है। इसी तरह डॉपलर इफेक्ट की ये भी एक एग्जांपल है। ये देखो ये एम्बुलेंस हॉर्न बजाती हुई इस तरफ जा रही है और इसमें देखो वेव्स इकट्ठी हो रही हैं, ये देखो वेवलेंथ कम हो रही है और इधर वेवलेंथ में फासला बढ़ रहा है। तो इस ऑब्ज़र्वर के लिए अगर मैं कहता हूँ ये ऑब्ज़र्वर C है और ये ऑब्ज़र्वर D है, बिल्कुल यही जैसे ये ऑब्ज़र्वर D, यानी कि दो ऑब्ज़र्वर बिठाए हुए हैं, इसके लिए वेवलेंथ कंप्रेस हो रही है और इसके लिए वेवलेंथ जो है वो एक्सपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है इस ऑब्ज़र्वर के लिए वेवलेंथ बढ़ेगी, इसके लिए क्या होगी, कम। और यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और पिछले केस के अंदर जब ऑब्ज़र्वर मूव किया था तो उस वक्त ऑब्ज़र्वर की स्पीड की वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती, वेवलेंथ कांस्टेंट थी। और इस केस में वेवलेंथ चेंज हो रही है तो लिहाजा वेवलेंथ के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, स्पीड ऑफ वेव कांस्टेंट रहेगी। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर देखिए अगर सोर्स ऑब्जर्वर C की तरफ जा रहा है तो इसके लिए वेवलेंथ देखो कम हो रही है लेकिन अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इसके लिए बढ़ेगी। और ऑब्जर्वर D जो दूसरी तरफ खड़ा है वो उसके लिए वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट ये कैलकुलेशन है जी। यहाँ पे आपने लिखना है कि व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर C, ये आपके पास ये देखिएगा कि ये ऑब्जर्वर C है और ये ऑब्जर्वर A है, या इसको बुक में जो है वो आपके हिसाब से इसको C लिखा हुआ है और इसको आप D लिख सकते हो, वो चेंज भी कर सकते हो। कहता है कि विद वेलोसिटी US, ये U बेटा स्पीड ऑफ सोर्स है, ऐसे नीचे लिखा हुआ है, देन द वेव्स आर कंप्रेस्ड, यानी कि अगर वो सोर्स की तरफ जा रहा है वो वेव कंप्रेस्ड होगी। इन दिस केस द वेव कंप्रेस्ड बाय डेल्टा लैम्डा, मतलब बेटा उसकी वेव कंप्रेस होगी और जितनी कंप्रेस होगी उसको हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं, और डेल्टा लैम्डा को हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, और इसका फार्मूला है US/F। F तो फ्रीक्वेंसी है, और मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ कंप्रेस होगी और डेल्टा लैम्डा का आंसर उतना ज़्यादा आएगा। तो लैम्डा, रियल लैम्डा क्या होता है, V/F, ये एक्चुअली वेव फ्रीक्वेंसी है और ये एक्चुअली वेवलेंथ है। तो अब हम निकालेंगे वेवलेंथ फॉर दी ऑब्जर्वर C। अब बताइए ऑब्जर्वर C के लिए वेवलेंथ कम हो रही है, बढ़ रही है? जिस तरफ सोर्स जा रहा है वहाँ पे वेव कंप्रेस हो रही हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे ये लैम्डा C, तो लैम्डा C क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लैम्डा में से डेल्टा लैम्डा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल वेवलेंथ जो क्योंकि कंप्रेस हो रही है, कितनी जितनी कंप्रेस हो रही है उसको ओरिजिनल वेवलेंथ से आपने निकाल दिया, और V की लैम्डा का आंसर V/F और डेल्टा लैम्डा का आंसर U, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है FC/लैम्डा C। लैम्डा C की ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इस जगह पे ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दोगे F ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा V/U - S, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर V है, नीचे V में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है, और जब भी ऊपर बड़ी रकम हो नीचे छोटी रकम हो तो आंसर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा अगर आंसर होगा, इसका हम कोई भी आंसर रखेंगे FC का आंसर
जो है वो इससे ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि एफ सी जो है वो ग्रेटर दैन किसके होगी, एफ, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सी के लिए ज़्यादा होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के। और अब हमने निकालना है कि इस ऑब्जर्वर के लिए जिनसे वो अवे जा रहा है, बस अब इसमें सिर्फ यहाँ पे आपने साइन चेंज करना है, बाकी वही ये सारी चीज़ें। फोर्थ केस क्या है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, व्हेन सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर डी से ऑब्जर्व करें विद द वेलोसिटी यू एस, देन द वेव्स आर एक्सपेंडेड, वेव एक्सपेंड करेंगी एंड वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। इन दिस केस वेवलेंथ जो है वो आर एक्सपेंडेड बाय डेल्टा लैम्डा। तो अब इस केस के अंदर ये देखो ज़रा, ये देखें, ये ओरिजिनल वेवलेंथ से यहाँ पे ये देखें एक्सपेंड कर रही, और कितनी एक्सपेंड कर रही, डेल्टा लैम्डा, मतलब डिफरेंस जो आएगा ओरिजिनल और एक्सपेंडेड के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा लैम्डा क्या है, यू एस ओवर एफ, ये आ जाएगा, यानी कि चेंज ड्यू टू द डॉपलर शिफ्ट की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से वेवलेंथ में चेंज आ रही है। तो ओवर एफ ये रियल और फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे वेवलेंथ फॉर ऑब्जर्वर डी, तो ओरिजिनल में अब डेल्टा लैम्डा प्लस कर देंगे, तो इसकी जगह पे आप देखो, इस लैम्डा की जगह पे आप v ओवर एफ और डेल्टा लैम्डा की जगह पे यू एस ओवर एफ, एलसीएम ये आ गया। और ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये डेल्टा लैम्डा की यहाँ पे ये सी नहीं आना, ये डी आना, ये नोट कर लेना, यहाँ पे डी आ गया। और यहाँ पे लैम्डा पुट करेंगे तो v ओवर u प्लस एस आ जाएगा, और इंटू एफ आ जाएगा इसके साथ। तो ये देखिए लैम्डा ओ डी लैम्डा, यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो यू एस ओवर एफ। अब देखो ऊपर v है नीचे प्लस, इसका मतलब ऊपर छोटी रकम है नीचे बड़ी, और इसका आंसर जो है 1 से लेस। तो हम इसकी जोन सी मर्ज़ी वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर जो है एफ डी का आंसर इससे छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि एफ डी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एफ। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला ऑब्जर्वर इसको डी कहेंगे और ये सी, तो इसके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि वो इसे अवे जा रहा है। तो ये है बच्चे आपके पास डॉपलर इफ़ेक्ट है कि जब भी जो अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर, किसकी वजह से, रिसीवर और ट्रांसमीटर और लिसनर या जो है ऑब्ज़र्वर होता है, यानी कि जो सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्ज़र्वर के दरमियान जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में फ़ील आता है, जो फील यानी कि चेंज का फ़ील आता है, उसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। और उसके 4 पॉसिबल केसेस हैं कि जब ऑब्ज़र्वर मूव करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्वर की वेलोसिटी की वजह से चेंज होता है, और जब दूसरा केस जब सोर्स मूव करता है ऑब्ज़र्वर की तरफ या वे से, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज जो है वो वेवलेंथ में चेंज की वजह से आता है। ये बड़ी 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बाकी इसके अंदर इसको न्यूमेरिकली कैसे करना है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो दैट्स कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं चेंज इन द फ्रीक्वेंसी वेव। और वो मैकेनिकल वेव हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती हैं। ठीक है, और देखते रहिएगा, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई पे अच्छे से तवज्जो दीजिए, और पढ़ाई पे तवज्जो ही देना यही आपका बेस्ट फ्यूचर है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।